साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पैंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बाल मनोविज्ञान की सीरीज में आज का टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। दोस्तों, इस टॉपिक से एक प्रश्न आपका हमेशा आता है, एक से दो प्रश्न हमेशा आते हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। इसलिए इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को डिटेल में लास्ट वीडियो में दिया गया है। लगभग 20-25 प्रश्न होंगे और वंशानुक्रम और वातावरण को डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे भी। होता क्या है वंशानुक्रम और वातावरण, और इससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम आप किसे कहते हैं जनरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो वंश के अनुक्रम। जैसा एक वंशावली होती है, वंशावली का मतलब होता है कि वंश के क्रम में, जैसे दादा, फिर पिताजी, फिर हम, फिर हमारे बेटे, ये है वंश का अनुक्रम, वंश का क्रम। ठीक है, इसी को वंशानुक्रम बोलते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा होती क्या है, जैसा कि पीपीटी में दिया गया है। जैसा कि देखा गया है, बालक को अपने माता पिता द्वारा बहुत से गुण मिलते हैं। माता पिता जैसे होते हैं वैसे उनके बच्चे भी होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बुद्धिमान माता पिता ज्यादातर बुद्धिमान होते हैं, कमजोर दिमाग के बच्चे ज्यादातर कमजोर ही होते हैं, संभवतः ब्रिलियंट भी होते हैं। वो सारी चीजें इसमें डिटेलिंग में बताई जाएगी, लेकिन आप परिभाषा देख लीजिए। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि बच्चे माता पिता से अलग होते हैं। उदाहरण जैसा कि भी आपको बताया हमने, बुद्धि स्तर पर असमान रंग रूप, असमान शारीरिक संरचना में अंतर आदि। कई बार यह देखा गया है बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख हो जाती है। अक्सर तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है, और अनपढ़ माता पिता के बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। ठीक, ये है वंशानुक्रम। वंशानु आनुवांशिकता के को विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। पहला है रूथ बेंडिक्स ने, आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का क्या है, संक्रमण है। डालस और हॉलैंड के शब्दों में, एक बालक की आनुवांशिकता में उन सभी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं, क्रियाओं, क्षमताओं योग निहित होता है जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। आगे चलते हैं, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो चलते हैं। जीन्स वंशानुक्रम के वास्तव में वाहक होते हैं। जीन्स डीएनए आरएनए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जीन्स वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। ठीक है, जिसे हम पित्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्रैक। इनमें मुख्य रूप से डीएनए आरएनए ये दिया गया है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैविक गुण पाए जाते हैं। पित्रैक वंश गुणों से पाए जाते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र से एक प्रश्न आता है, कैसे आता है उसको हम बताएंगे। मानव जाति में वंश सूत्रों की संख्या, यहां से एक प्रश्न आता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। कुल संख्या होती है 46। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता कैसे है, टेक्निक उसकी पूछने की क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूछा जाएगा मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 46, या एक और 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े, ये देखिए लिखा है, या 23 जोड़े दे दिया जाएगा। कंफ्यूज हो जाओगे आप, अक्सर लोग याद रखते हैं वंशन गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन वहीं पे आप ध्यान नहीं दोगे। एक जगह दे दिया जाएगा 23, एक जगह दे दिया जाएगा 23 जोड़े। तो आपको दोनों ही याद करने हैं, 46 चाहे आ जाए चाहे 23 जोड़े। एक प्रश्न यहां से कई बार पूछा गया, इसलिए इसको जोर दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें 22 जोड़े वंश सूत्र या गुण सूत्र समान होते हैं, और 23वां जो होता है, इसी से लड़का और लड़की का डिसीजन होता है क्या होगा। वंश सूत्र असमान होते हैं। 23वीं जोड़ी, लास्ट की एक जोड़ी जो होती है, वो वंश सूत्र लंबा होता है और छड़ीनुमा होता है, जिसे यक्ष वंश सूत्र कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। यक्ष गुणसूत्र कैसा होता है, अगर पूछा जाए प्रश्न में, लंबा, सॉरी, ये लंबा या छड़ीनुमा। और दूसरा वंश सूत्र गोला, छोटा गोल होता है, जिसे हम
वाई गुणसूत्र कहते हैं। तो वाई गुणसूत्र क्या होता है? गोला होता है। और यक्स गुणसूत्र कैसा होता है? लंबा और छड़ीनुमा। इसके विपरीत नारी स्त्री में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं, मतलब यक्स यक्स होते हैं, लंबे छड़ीनुमा होते हैं। 23वें गुणसूत्र लंबे छड़ीनुमा होते हैं और ये यक्स गुणवंश सूत्र या गुणसूत्र कहा जाता है। यक्स और यक्स दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष की 23वीं जोड़ी में यक्स वाई होता है और स्त्री की 23वीं जोड़ी में यक्स यक्स होता है। इसी से मेन जो आपका निषेचन होता है, स्त्री बच्चा होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, इसी निषेचन प्रक्रिया से पता चलता है। अगर यक्स पुरुष का, ठीक है, मेल का और यक्स फीमेल का मिल गया तो क्या होगा? निषेचन, स्त्री हो गई, पुत्री पैदा हो गई। और यक्स मेल का, सॉरी, वाई मेल का और यक्स, क्योंकि यक्स यक्स इसके तो है ही है, तो होगा पुत्र होगा। यही पूछा जाता है ज्यादातर। एक्स एक्स निषेचन से पुत्री होगी, एक्स वाई निषेचन से पुत्र होगा। यही एक यहाँ पे आपका जो जीन्स है उससे एक प्रश्न आता है। ठीक है, अगली पीपीटी में चलते हैं। इसमें कुछ अध्ययन किए थे कुछ मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम और वातावरण में, उसको हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, समझेंगे। आपके काम की है, भागिएगा मत, धैर्य से इसको देखिएगा। गाल्टन का अध्ययन क्या था? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने कब किया था अध्ययन? एक प्रश्न यहां से बन सकता है। 1977 में एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने यह पाया कि वैयक्तिक भिन्नता आनुवंशिकता का परिणाम है, ना कि परिवेश का। वैयक्तिक मतलब व्यक्ति व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्रिलियंट है, कोई कम बुद्धिमान है, किसी कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है किससे होती है? आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता का मतलब है आपके जीन्स, माता पिता से आपको जो जीन्स मिले हैं उसकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, परिवेश की वजह से नहीं होती है। उन्होंने उन्होंने इस अध्ययन में इंग्लैंड के उच्च कोटि के व्यक्तियों पर अध्ययन किया, जिनमें विद्वान, न्यायाधीश, राजनैतिक नेताओं, मनोवैज्ञानिकों, प्रधानमंत्री का भी साहित्यकार थे। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि इस सभी सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकांश पूर्वज बुद्धिमान तथा उच्च व्यक्तिगत व्यक्तित्व के थे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि बुद्धि तथा मानसिक योग्यताओं पर आनुवंशिकता का प्रभाव अत्यधिक होता है। मतलब मेंटल एबिलिटी, अगर ब्रिलियंट माँ बाप हैं तो बच्चे भी ब्रिलियंट होते हैं। ये दूसरी बात है, उसका यूज कहीं अन्य जगह पे निगेटिविटी में करें, लेकिन उनके पास दिमाग होगा, ये कंफर्म है गाल्टन के अध्ययन के अनुसार। इस अध्ययन के बाद 977 साधारण व्यक्तियों का अध्ययन किया गया, जिसमें उन्होंने केवल 4 व्यक्तियों के पूर्वज प्रसिद्ध साधारण व्यक्तियों का मतलब है, साधारण व्यक्ति मतलब बहुत ही कमजोर निम्न वर्ग के जो व्यक्तियों पर अध्ययन किया गया, जिसमें से केवल 4 पर पाया गया कि वो प्रतिभावान व्यक्ति उनके निकले, उनके पूर्वज, बाकी सब साधारण ही थे। तो इन दोनों अध्ययन द्वारा सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का पर प्रयोग और साधारण व्यक्तियों का प्रयोग, यह सिद्ध हो गया कि व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसका संबंध आनुवंशिकता का परिणाम है, ना कि परिवेश का परिणाम। इससे क्लियर हो जाता है दोस्तों कि अगर माँ बाप बुद्धिमान है तो बच्चों के बुद्धिमान होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर माँ बाप साधारण एक एवरेज माइंड के हैं तो उनके बच्चे भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एक एवरेज माइंड के हो। इसीलिए कहते हैं कि इफ यू शिवाजी ने कहा था कि इफ यू गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड नेशन। मतलब अगर आप मुझे एक अच्छी माँ दे दें तो मैं एक अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि माँ जो होती है बच्चे के सबसे पास में होती है। माँ जैसी उसकी मेंटल एबिलिटी होगी बच्चों के अंदर दिखेगा, आप अपने समाज में देख सकते हैं, परिवेश में देख सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि अपनी, अगर समाज को, अपने नीचे की पीढ़ी को अच्छी बनाना है तो अपनी मेंटल एबिलिटी और माँ की मेंटल एबिलिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। कभी भी इससे कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि गाल्टन का अध्ययन यही कहता है। आगे चलते हैं, डगडेल का अध्ययन क्या कहता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जिस परिवार में पूर्वज मंदबुद्धि के पाए जाते हैं उनकी संतान भी मंदबुद्धि की होती है, ये भी कह दिए भाई साहब। डगडेल ने अपने इस अध्ययन में ज्यूकस नामक परिवार का अध्ययन किया, जो एक आवारा और अशिक्षित व्यक्ति था, और उन्होंने एक बाजारू स्त्री से विवाह किया
जिसका जन्म 1720 ईस्वी में हुआ था। 1877 ईस्वी तक आते आते उनके परिवार की संख्या लगभग 1200 व्यक्ति शामिल हो गए। उनका अध्ययन जो था वो 1200 व्यक्तियों का शामिल हो गया। तो इनके अध्ययन में क्या कौन कौन से व्यक्ति थे इसको भी देखेंगे। हत्यारे भी थे, अपराधी भी थे, चोर भी थे, चरित्रहीन स्त्रियां भी थी, भिखमंगे भी थे, सभी का अध्ययन इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने पाया, फिर इस बाद डॉगडेल ने 1915 में पुनः उसी परिवार का अध्ययन किया और पाया कुछ परिवार के लोग अपने मातृ स्थान से कहीं और जाकर बस गए थे। फिर भी उन्होंने क्या देखा, देखा कि उनमें से सभी विशेषताएं मौजूद थी। जैसे अगर चरित्रहीन स्त्री की संतान है तो चाहे जहां चली जाए ये गुण उसके अंदर मौजूद रहेंगे। भिखमंगे बेटे हैं तो चाहे जहां चले जाएं उसके कुछ गुण उनके अंदर विद्यमान मिलेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डगडेल महोदय ने अध्ययन के अनुसार निकाला, वो कह रहे हैं। चलिए अगले अध्ययन की ओर चलते हैं। गेसिस तथा टॉमसन का क्या अध्ययन था उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इनके अध्ययन के द्वारा यह सामने आया कि बुद्धि विकास पर वंशानुक्रम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपने अध्ययन में समान जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया और पाया कि उनकी शारीरिक रूपरेखा तथा बुद्धि में काफी समानता थी। शुरुआत में यह समानता अधिक होती है, आयु बढ़ने के साथ साथ कुछ कमी आ जाती है। इस कारण इस कारणों द्वारा गेसेस तथा टॉमसन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि की यह समानता वंशानुक्रम के कारण होती है, ना कि वातावरण कारण, जो इस प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया। तो ये तीनों वैज्ञानिक वंशानुक्रम पर प्रयोग किए और देखे कि जीन्स का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ चाहे जितना बेहतर वातावरण मुझे दे दिया जाए। ये तीन मनोवैज्ञानिकों ने हमें ये बता दिया। अब वंशानुक्रम के नियम क्या है, कुछ नियमों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आप लोग जानते रहिए कितने नियम है। वंशानुक्रम के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा विस्तृत बताया गया है। समान समान का नियम, समान समान का नियम ये होता है कि अगर लंबे माँ बाप के बेटे हैं तो वो लंबे होंगे, छोटे ठिगने माँ बाप के बच्चे हैं तो ठिगने होंगे, मोटे माँ बाप के बच्चे हैं तो मोटे होंगे। यही है समानता का नियम, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर गोरे माँ बाप के बच्चे हैं तो गोरे होंगे, काले माँ बाप के बच्चे हैं तो काले होंगे। ये है समानता का नियम। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम का मतलब ये है कि इस नियम के अनुसार सिद्ध हुआ संतान बिल्कुल माता पिता के हमशक्ल या समान नहीं होते हैं, इसमें विभिन्नता होती है, यही विभिन्नता का नियम है। कभी कभी गोरे माँ बाप के बच्चे भी सांवले हो जाते हैं और सांवले माँ बाप के बच्चे थोड़ा सा रंग उनका हल्का हो जाता है, यही है विभिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? सर्वप्रथम इस सिद्धांत में प्रतिपादन सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इस सिद्धांत को फिर मेडल ने अपनाया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनाया। सोरेनसन ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति, वही प्रत्यागमन कहलाता है। प्रत्यागमन मतलब जीन्स का डाइवर्जन, जीन्स जो अपने माँ बाप से हमारे अंदर आता है, वही है प्रत्यागमन का नियम। और कुछ नियम ये है। बीज कोष निरंतरता का नियम, जैसे कोई किसी के अंदर ऐसी कोई बीमारी है जो उसके बच्चों के अंदर भी आ जाती है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, संयोग का नियम, मातृपितृ पक्ष का नियम। ये 7 ऐसे नियम हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, आनुवंशिकता के नियम। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आते हैं वातावरण। वातावरण का दोस्तों अर्थ क्या है? वातावरण जैसे आप जानते हैं, वातावरण पर्यावरण से लिया गया। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। जिसके चारों ओर हम घिरे होते हैं या जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ होता है, उसी को पर्यावरण बोलते हैं, उसी को वातावरण बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके आप चारों ओर घिरे हुए हो और उसका प्रभाव आपके अंदर ना आए या आपका प्रभाव उस वातावरण को ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो रहते हैं, हम जो सीखते हैं, हम जो करते हैं, उसमें वंशानुगत चीजें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो हमारे माँ बाप के जीन्स से मुझे मिला है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वातावरण के द्वारा हम अपनी कई हैबिट, कई आदतों को चेंज कर सकते हैं अच्छे माहौल के मिलने के बाद। तो वातावरण हमारे हाथ में होता है, वातावरण को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एक अच्छा नागरिक जो होता है, एक अच्छा बच्चा एक अच्छे वातावरण में रह के अच्छी चीजें सीखता है। और कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, कितना भी साइंटिस्ट का बच्चा हो, अगर उसे गंदे वातावरण में भेज दिया जाए तो वो चोर चमार हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो वातावरण मेरे यहाँ कंट्रोल में है, तो हमें कोशिश करना चाहिए वातावरण को अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करें, जिससे हमारा बच्चा दूसरों को अच्छी चीज सीख दे और दूसरे का बच्चा मेरे बच्चों को अच्छी सीख दे। तो एक अच्छे परिवेश की बहुत जरूरत होती है बच्चों के ग्रो के लिए। चलिए देखते हैं ये क्या है। वातावरण शब्द विस्तृत, बहुत ही विस्तृत शब्द है। वातावरण से अभिप्राय परिस्थितियों से जो बालक पर गर्भाधान मतलब प्रेगनेंसी से लेके मृत्यु तक प्रभाव डालता है। सोचिए कितना बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधनावरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब ढके होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी होता है उसे ही वातावरण कहते हैं। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बाह्य वातावरण में वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक और मिश्रित बालक के विकास में व्यवहार को प्रभावित करती हैं। वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। स्टीफंस ने क्या लिखा था देखते हैं। एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण या वातावरण में रहता है वह उत्तम प्रवृत्ति का होता है, और जितने अधिक हानिकारक पर्यावरण में रहता है उतना ही राष्ट्रीय मान को गिराता है। ये स्टीफंस महोदय कहते हैं। वातावरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वातावरण दो प्रकार के होते हैं। जहां हम रहते हैं मुख्यतः उसका दो प्रकार होता है, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण कैसा होता है? जैसे भ्रूण के चारों ओर घेरे रहते हैं। जैसे आंतरिक वातावरण का है गर्भावस्था। गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहता है उन्हें अंतःकोशीय वातावरण कहते हैं। जैसे महाभारत, ये एक उदाहरण है। महाभारत काल में अभिमन्यु की कहानी से स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु भी सुन व समझ सकता है, इसलिए माँ के स्वस्थ होने पर बालक भी स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट होते हैं। ये आंतरिक वातावरण है। इसलिए बच्चे, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए ताकि बच्चा भी स्वस्थ और कुशल और बुद्धिमान पैदा हो। बाह्य वातावरण क्या है? बच्चे के जन्म के बाद की स्थिति होती है। बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उनके बाह्य विकास व व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसे बाह्य वातावरण, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण वो है जैसे आपके पास टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको बच्चा से देखता है, सीखता है। मोबाइल है, मोबाइल से सीखता है। सामाजिक वातावरण का मतलब है जो आपके आस पास लोग रहते हैं वो कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे खाते हैं, हर चीज का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। ये है सामाजिक वातावरण। तो दोनों वातावरण हमारे बच्चों पर विशेष प्रभाव डालता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। वातावरण और वंशानुगत से कितने प्रश्न आ सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी, मुंबई में की गई थी, कलकत्ता में, या कोई नहीं? तो ये कहाँ की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है कहाँ, किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से शैशवावस्था तक। तो इसका आंसर होगा बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान तो विस्तृत है, ठीक है। मनोविज्ञान में तो आपको पूरे जीवन पर्यंत अध्ययन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बाल लग गया है, बाल मनोविज्ञान का मतलब है किशोरावस्था तक ही हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद मनोविज्ञान का काम होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पेनिसिलिन की खोज के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, जीन्स के लिए, आनुवंशिकता के लिए? तो ये किसके लिए थे प्रसिद्ध? आनुवंशिकता के लिए प्रसिद्ध थे। हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी, कहाँ हुई थी? ये तो आप जानते होंगे, महारानी विक्टोरिया को हुई थी। प्रथम पहचान किसको हुई थी? महारानी विक्टोरिया को हुई थी। अगला प्रश्न, वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था? तो बताइए, 1918 में हुआ था, 1818 में हुआ था, कि 1876 में हुआ था, 1996 में हुआ था? तो 1876 में हुआ था। वर्णांधता का सर्वप्रथम उल्लेख 1876 में हुआ था। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं समझ पाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा लाल और हरा, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। वर्णांध व्यक्ति इन दोनों में अध्ययन इन दोनों रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है, अंतर नहीं कर पाता है। रेड और ग्रीन में वो अंतर नहीं कर पाता है, इसका मतलब उसको वर्णांधता है, ठीक है। पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तो आप जानते होंगे। चना का है, उद्यान मटर का है, गेहूं का है, सरसों का है? तो ये है मटर का है। वंशानुगत है, अर्जित होता है। वंशानुगत ध्यान दीजिएगा, वंशानुगत वातावरण दो चीजें हैं, अर्जित, अधिगम, जन्मजात, क्रियाशील। तो इसका होगा जन्मजात।
अगला है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, कौन था? मेंडल था, थॉर्नडाइक था, लैमार्क था, राज था। इसका आंसर होगा लैमार्क था। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, गुण होते हैं, पितरक होते हैं, भ्रण होते हैं, भ्रूण होते हैं, कोई नहीं। तो इसका होगा पितरक होते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है, शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता पाई जाती है, आचरण की विभिन्नता पाई जाती है, कोई नहीं। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है, बताइए। वंश, शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण। तो ये होगा शारीरिक विभिन्नता। जैसे लंबे माँ बाप के बच्चे लंबे होंगे, छोटे माँ बाप के बच्चे छोटे होंगे, मोटे माँ बाप के बच्चे मोटे होंगे, तो ये शारीरिक विभिन्नता है। आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रत्यागमन का नियम, अभ्यास का नियम, समानता नियम, संयोग का नियम। जाहिर सी बात है अभ्यास का नियम है। कौन सा रोग वंशानुगत है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, ए और बी दोनों? दोनों नहीं। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आया है कई बार। ठीक है, वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों रोग ऐसे होते हैं जो आपके वंशानुगत होते हैं, तो मतलब ये सी आंसर सही है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण विभिन्नता। तो ये तो आपको बता दिया, शारीरिक विभिन्नता फिर से आ गया है, कोई बात नहीं। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। बाह्य वातावरण हम सामाजिकता भी सीखते हैं, सांस्कृतिक भी सीखते हैं, भौतिकता भी सीखते हैं, सारी चीजें हम बाह्य वातावरण से ही सीखते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करता है वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, सभी। तो सभी। व्यक्ति का व्यवहार इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम मतलब जैसे जिस माँ बाप के आप संतान हैं वो कैसे हैं, वो भी आप पर निर्भर करता है, आपके जीन्स में है, आपकी क्वालिटी में, आपके गुण में है। और वातावरण, आप किस वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा रहते हैं, वो भी आपकी बिहेवियर में दिखता है। अधिगम, आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, वो भी आपके चरित्र में दिखता है। तो ये सभी चीजें आपके व्यवहार को निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुगत रोग है, वर्णांधता, हीमोफीलिया दोनों है। ठीक है, इसको बता दिया गया। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, कलाकार नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। यहीं तक प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको वर्णांधता, वातावरण और वंशानुगत का टॉपिक था, आपको सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। इसमें से एक या दो प्रश्न आपके सारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में आते हैं। इसको एकदम डिटेल से फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है, सारे टॉपिक को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।